नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी पहुंचने वाले हैं और अब ये इलेक्शन स्पेशल आप कहानी कुर्सी की का पहला चंक जो है वो उससे हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, चारों चुनावी राज्यों से आज हमारे पास आपके लिए बड़ी खबर है। लेकिन पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर, आज चुनाव को लेकर पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट प्रकाशित होने जा रही है। मैं अभी मेहमानों से इसका मतलब भी पूछ रहा था, तो अभी आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास निर्देश भी दिए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि ये जो सूची है ये अंतिम मतदाता सूची की तरह ही जारी की जाएगी, जिसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएंगी और बाद में राज्य भर के मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित भी की जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि विचाराधीन मामलों की समीक्षा की प्रक्रिया व्यापक रूप से चल रही है और उचित सत्यापन के बाद 27 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा हो चुका है। सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में इन परिणामों को पारदर्शी रूप से शामिल किया जाएगा। मतलब ये 27 लाख मतदाताओं की लिस्ट है, ये उन 60 लाख वोटरों में शामिल थे जिन्हें 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम सूची में विचाराधीन के रूप में चिन्हित किया गया था। मोटा मोटा 60 लाख लोग डाउटफुल थे, जिनका कोई ना कुछ मिसमैच आ रहा था, पिता के नाम में गड़बड़ी, माता के नाम में गड़बड़ी, या कुछ जिसको लॉजिकल एरर कहा चुनाव आयोग ने, उस कैटेगरी में ये थे। कुल 60 लाख में से 27 लाख, लगभग आधे नाम जो हैं, मतलब वो क्लियर कर दिए गए हैं। अब इनके नाम में कोई ऑब्जेक्शन या कोई डाउट नहीं रह गया है, तो ये आ जाएंगे। सवाल ये है कि 60 लाख में से कुल कितने आएंगे ऐसे जिन उन डाउटफुल में से कितनों को जो है डाउटफुल मान करके उनको हटा दिया जाएगा और कितनों पर डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ये 60 लाख में से वो 27 लाख हैं जिनके नाम से डाउट हट गया है, ये वोटर हैं। अब बाकी आगे, और इसलिए इसको सप्लीमेंट्री कहा जा रहा है। इससे पहले 60 लाख के करीब नाम जो हैं वो आप पहले दौर में आपको याद है एसआईआर के, वो कट गए थे। वो कौन से थे? जो मृत हो गए हैं या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, जो डुप्लीकेट वोटर थे, तो वो इससे अलग हैं। ये वो 27 लाख हैं जिनमें कुछ ना कुछ करेक्शन की या सत्यापन की जरूरत थी, वो कर लिया गया है। तो ये एक अभी की बात है। मतलब आधे नाम तो क्लियर हो गए, बाकी आधों में से कितने कटेंगे फाइनली ये हमको देखना होगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है बंगाल के चुनाव में। ममता बनर्जी तो उनका चुनाव है, तो वो तो पूरी जान लगाई ही हुई है इलेक्शन में। सहयोगी भी पीछे नहीं है उनके, जिनको आप इंडिया गठबंधन के साथी कहते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी एक का साथी दूसरे का साथी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ममता बनर्जी का जो कैंप है इंडिया गठबंधन का, उसमें कौन कौन से लोग मुख्य तौर पर आते हैं? उसमें अखिलेश यादव आते हैं, उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी आती है, उसमें केजरीवाल जी की पार्टी आती है। ये लोग खुल के टीएमसी का समर्थन करते हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर लेफ्ट भी अलग है, कांग्रेस भी अलग है। तो अब ये जो दो प्रमुख सहयोगी हैं उनके, टीएमसी समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी, इनके नेता लगातार ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग मिलकर पश्चिम बंगाल के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसके बाद और क्या ही कहा जा सकता है? बाहर से अधिकारी लाए जा रहे हैं और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है ममता बनर्जी की, लेकिन आप वहां एक तरह से अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के। अखिलेश यादव भी बोले हैं, वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले संजय राउत की बात सुनिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी और चुनाव आयोग मिलकर पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप कर रहे हैं प्रशासन में, उसे और क्या बोल सकते हैं? बाहर से अधिकारी लाकर, चाहे डीजी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट हो, ये तो घुसपैठाई है ना। एक सरकार है, वहां लोगों ने चुनी हुई सरकार है। आप वहां एक तरह से इमरजेंसी इंपोज कर रहे हो, राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ममता जी का गुस्सा है, और ममता जी का गुस्सा पूरे देश को मालूम है। देखो, बीजेपी तो अमेरिका में भी सरकार बना सकती है, बीजेपी इजराइल में भी सरकार बना सकती है, और बीजेपी ऊपर मंगल पे भी सरकार बना सकती है। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी अब चाहे तो वो अमेरिका, इजराइल और मंगल ग्रह पे भी सरकार बना सकती है। अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे। उन्होंने भी चुनाव आयोग की बात की। उन्होंने कहा कि कर कुछ भी लें भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आएंगी तो ममता, क्योंकि वो अकेले लड़कर के भी जीत रही हैं, अकेले संघर्ष कर करके भी जीत करके आ रही हैं। कितने भी अधिकारी बदल लें, चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी और बीजेपी से मिलकर के चुनाव आयोग कोई भी सूची बना ले,
डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य अधिकारियों को हटाने के बावजूद भी जनता आदरणीय ममता जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप देखिए पिछला चुनाव यूपी में, अगर कोई अधिकारी हटाओ तो बताओ आप, और आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, अभी से सेटिंग शुरू हो गई है कि कौन सा अधिकारी कहां सेट होगा। तो अखिलेश यादव ने बंगाल के बहाने उत्तर प्रदेश का अपना हिसाब जो था वो बराबर कर लिया। लेकिन मैं आपको एक इस सब के बीच में असर क्या होता है एसआईआर का, चुनाव में जाते हुए जो इस वक्त परेशानी है ममता बनर्जी की, वो मैं आपको दिखाता हूं। बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस डिजिटल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने फाइटर दीदी इस नाम से एक एनिमेटेड टीजर जो है वो जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाली पहचान की रक्षा करने वाली आखिरी रक्षक के रूप में दिखाया गया है। 16 मिनट के वीडियो को कई एपिसोड्स में डिवाइड किया गया है। वीडियो में ममता बनर्जी को एक दृढ़ निश्चयी और जुझारू व्यक्तित्व के रूप में दिखाया गया है। ममता बनर्जी को देवी दुर्गा और रॉयल बंगाल टाइगर के रूप में भी इस वीडियो में दिखाया गया है और नाम दिया गया है फाइटर दीदी। लेकिन असर यह है, और खास तौर पर एसआईआर का असर माना जा रहा है, कि ममता बनर्जी को अपनी सीट भवानीपुर को लेकर के एक नई रणनीति बनानी पड़ी है। इसे लेकर साउथ कोलकाता के अहिंद्र मंच में एक अहम बैठक हुई, जिसमें ममता बनर्जी के अलावा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और फिरहाद हकीम जैसे उनके क्लोज कॉन्फिडेंट और बड़े नेता टीएमसी के वो थे। और खबर यह है कि इस दौरान ममता बनर्जी ने बड़ा साफ साफ ये कह दिया है कि हर कार्यकर्ता को हर वोटर के घर पर पहुंचना होगा। ये भवानीपुर की बात हो रही है ममता बनर्जी की अपनी सीट की, मतलब इसलिए क्योंकि ये लड़ाई ममता बनर्जी को इस बार आसान नजर नहीं आ रही है। उनके कट्टर विरोधी शुभेंदु अधिकारी 3 दिन पहले यहां पर धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं, और यहां पर असली पेंच जो है वो वोटर लिस्ट को लेकर ही है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद भवानीपुर से लगभग 45,000 वोटर्स के नाम कटे हैं और 14,000 नाम अभी भी विचाराधीन है। मतलब ये संख्या कुछ 60,000 के करीब, 59,000 के करीब जा सकती है। और पिछली बार ममता बनर्जी का जो मार्जिन था वो 58,000 वोटों का ही था। तो अब अगर 50-55,000 वोट यहां से कट जाएं तो उसके बाद ममता बनर्जी के लिए अपना चुनाव निकालना भी उतना आसान नहीं रह जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि एक एक वोटर तक हमारे वर्कर को मेरी सीट पर भवानीपुर में पहुंचना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, और आज इस बीच सप्लीमेंट्री लिस्ट आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आई लव ममता बनर्जी। अच्छा, जिस अंदाज में ममता जी आती हैं और उनके ऊपर ये जो टीजर जारी हुआ एकदम फिट बैठता है। ऐसे ही तो दहाड़ती रहती है ना वो, देवी देवताओं से तुलना पर मैं नहीं एकदम से उसको स्वीकार कर पाता, किसी भी पार्टी के नेता का हो, लेकिन उनकी पार्टी के लिए तो ऐसे ही होंगे। और सचमुच वो रौद्र रूप है उनका, बड़ी आक्रामक है, लेकिन रौद्र रूप वो थोड़ा उल्टा पड़ने लगा है बंगाल के लिए। वो रौद्र रूप जो है वो वैसी ही आक्रामक है, शेर जैसी है, लेकिन शेर क्या है, वो खा जा रहा है अपने जंगल के लोगों को ही, अपने ही राज में लोगों को खत्म कर दे रहा है। वहां पर जिस तरह से लोगों के जीवन में मुश्किलें खड़ी हुई हैं, जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, वो संकट हो रहा है। जिस बांग्ला संस्कृति को दिखा रहे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, वो संस्कृति तो रही नहीं गई। आज तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की संस्कृति है। आप सोचिए, ममता बनर्जी की हर बैठक के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति फिरहाद हकीम है। फिरहाद हकीम ने क्या बयान दिया था हिंदुओं को लेकर, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। मुझे लगता है कि टीजर तो बड़ा अच्छा है, बहुत शानदार है, और उसका जो शोर है वो भी खेला होवे जैसा है, जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने पिछली बार गाया था। लेकिन शायद अब वो थोड़ा उल्टा असर करने लगा है और जनता उसको उसी तरह से देख रही है कि क्या ये जो शेरनी है ये बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, रोजगार, लोग, कानून व्यवस्था सबको खा जा रही, क्या उधर जाता। बट फिर भी यू लव ममता बनर्जी। आई लव ममता बनर्जी, उनके जुझारूपन पे लड़ना जानती है। ऐसी नेता कहां कोई है, देश में कोई है ही नहीं। सर, ये जो एसआईआर वाला मामला है, आज जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है, वैसे तो काफी कुछ मैंने आप लोगों से समझ के समझाने की कोशिश की। क्या है मतलब, अभी 60 लाख में से कुल 29 लाख नाम आज जो है क्लियर हो गए, 28 लाख क्लियर हो गए। मनोज कुमार अग्रवाल जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, उन्होंने कल कहा है कि 28 लाख नाम क्लियर कर दिए और चरणबद्ध तरीके से हर फ्राइडे को हम जारी करेंगे। हर शुक्रवार का उन्होंने दिन तय किया है जब सप्लीमेंट्री मतदाता सूची जारी होगी। और उनका ये कहना है कि भाई चुनाव की डेट जो है नॉमिनेशन की, जैसे अगर पहले फेज की बात करें तो 2 अप्रैल है, और सेकंड फेज के जो मतदान है 29 तारीख का, उसके लिए 9 अप्रैल है। तो 2 अप्रैल के पहले जो सूची फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी, तो उसमें जो पहले सूची का जो मतदान होने वाला है पहले 23 तारीख का, उसमें जो नाम आए हुए उनकी सूची जारी कर देंगे
वो 6 तारीख तक हम बाकी बचे हुए भी जारी हो जाएगा। तो 60 लाख में से 28 लाख आज जारी कर रहे हैं और 600 से ज्यादा न्यायिक अधिकारी इस काम के अंदर लगे हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत 28 लाख वो है ना जो नाम क्लियर हो गए, नाम क्लियर होगा जिसपे, और वो आज साइट पे अपलोड हो जाएंगे, सारे अधिकारी को भेज दिया जाएगा और लोग अपने नाम वेबसाइट पर भी इसको देख सकते हैं। 32 लाख नाम बचे जो अभी डाउटफुल है। हाँ, और उनका कहना है कि ये भी हम पहले जो मतदान का दिन है 2 अप्रैल जिस दिन नॉमिनेशन होगा उसके पहले इसको भी हम क्लियर कर देंगे। तो मोटा मोटी जो 60 लाख का इश्यू चल रहा था और जो कहा जा रहा था कि भाई वोटिंग के पहले ये क्लियर होंगे क्या, तो चुनाव आयोग ने बहुत साफ कर दिया कि मतदान के पहले सारे नाम क्लियर होंगे, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे और ये लोग जो पात्र होंगे वो वोट देने के अधिकार देने की स्थिति के अंदर आ जाएंगे। और आज एक और अच्छी घटना हुई बंगाल में कि अब जो चुनाव का सीईसी का जो बंगाल का ऑफिस है वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, हाईटेक बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया आज। तो ये नया चुनाव नई बिल्डिंग से होगा इस बार, मतलब पुरानी बिल्डिंग में था, जर्जर बिल्डिंग हो गई थी, तो नई बिल्डिंग में बना है इस बार। अभी ममता जी को जो घर घर वोटर और जाना पड़ रहा है, ये एसआईआर का इंपैक्ट है निश्चित रूप से। देखिए, ममता बनर्जी को डर है और भवानीपुर में जिस तरीके से वोटर्स कटे हैं, लगभग 60,000 के करीब कट चुके हैं। हालांकि ठीक है कि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी की स्ट्रांग होल्ड रही है। 2011 में ये सीट बनी है, उसके पहले ये सीट का अस्तित्व खत्म हो गया था 1977 में, जब 72 में जब परिसीमन हुआ था तो ये भवानीपुर सीट खत्म हो गई थी। उसके बाद 2011 में ये सीट बनी और फिर ममता बनर्जी का एक गढ़ बनी। 2011 के बाद ममता बनर्जी यहाँ से जीती थी उपचुनाव जब मुख्यमंत्री बनी। अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी सिर्फ भवानीपुर नहीं, ममता बनर्जी भवानीपुर तो सीट जीत जाएगी, ममता बनर्जी को लग रहा है, लेकिन पूरे बंगाल के अंदर जिस तरीके से इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, संगठन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है और शुभेंदु को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जमीनी स्तर पर सर्वे के बाद भवानीपुर से उतारा, और भवानीपुर में बंगाली हिंदू बहुत ज्यादा है, 45% बंगाली हिंदू है, सिर्फ 20% वहां मुसलमान है, 20 से 22%, बाकी हिंदू वोटर्स वहां पर है। हालांकि ममता बनर्जी वहीं रहती है, कालीघाट माता का जो मंदिर है वहीं आता है, कलकत्ता का मेन एरिया में ये सीट शामिल होती है, दक्षिण कलकत्ता की। तो ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड जरूर है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने वहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस तरीके से वहां काम किया है, तो ममता बनर्जी के लिए कोई केक वॉक नहीं है, वहां पर आसान नहीं रहेगी उनकी अपनी सीट। प्रोफेसर साहब भी आ गए, सर बहुत स्वागत है आपका। 2 खबरें और बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई छोटी छोटी बता दूं, फिर बाकी मेहमानों की राय लेते हैं। रामनवमी आ रही है और उससे पहले बंगाल के नंदीग्राम में फिर एक बार तनाव हो गया, क्योंकि नंदीग्राम में हिंदुओं की आस्था पर हमला किया गया है। रामनवमी से पहले यहां पर प्रभु श्री राम की एक मूर्ति के तोड़े जाने पर तनाव है। मूर्ति टूटी, इसके बाद लोगों में गुस्सा है, बीजेपी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। और नंदीग्राम वो सीट है जहां से पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था, इस बार भी वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। अब प्रभु राम की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ को लेकर शुभेंदु अधिकारी भी नाराजगी जता रहे हैं और उन्होंने कहा कि यही तो होता है ममता राज में, हिंदुओं की आस्था पर हमला। ये जिहादी लोग क्या है, पीडब्ल्यूडी रोड का साइड में राम जी का मूर्ति तैयारी हो रहा था, निर्माण हो रहा था, हमारी रामनवमी का उत्सव है, इसके लिए ये मिसक्रिएंट सब करता है। यह जो सरकार है हिंदू विरोधी सरकार है, पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करता, इसलिए हर हिंदू त्योहार के पहले देव देवी का मूर्ति तोड़ना और रामनवमी का जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी करना एक कुछ एंटी सोशल का काम है। लेकिन ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लालच से कुछ गुंडा बनाया, वो लोग ये सब करता, जैसे हिंदू समाज रिएक्ट करेगा और मुसलमान समाज को इकट्ठा करेगा वोट के लिए। अब छोटी छोटी घटनाओं की बड़ा इंपैक्ट हो जाता है, खासतौर पर चुनावों में। तो इसका आपने सुन ही लिया कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हिंदू समाज एकजुट होगा ऐसी घटनाओं के बाद। एक दूसरा जो काम हो रहा है वो भी इस पोलराइजेशन को हवा दे रहा है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी का अब बंगाल के चुनाव में एंट्री कर जाना और एक्टिव हो जाना। असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर के साथ अलायंस किया है और उनकी पार्टी बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ऐलान करके इसके बारे में बताया और कहा कि हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा से वहाँ पर 3 मरतबा के वजीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा
कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफियों की कहानियां और दास्तानें भी हैं कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहां पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहां पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके। असदुद्दीन ओवैसी को अब किसी इलेक्शन में आप हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने बिहार में अपने आप को 2 बार प्रूव कर दिया है। तो बंगाल में वो कह रहे हैं पिछली बार 5 लड़े थे, इस बार भी उसके आसपास ही लड़ेंगे, और वो बता रहे हैं कि हमको 60,000 वोट तो लोकल इलेक्शन में मिल गया था। लेकिन टीएमसी का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी ने भेजा है और पैसे दे के भेजा है। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का पास से पैसा मिलेगा। लास्ट बार भी ऐसा ही मिला था। वो आया था सिद्दीकी का पार्टी आईएसएफ का साथ जोड़बंधन करने के लिए। फुरफुरा शरीफ भी गया था, कलकत्ता में भी मीटिंग किया, बीजेपी से कितना करोड़ रुपया लिया। इस बार भी ऐसा करेंगे। वो कलेक्शन मास्टर है। मैं इनके बयान पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन चुनाव में साम दाम दंड भेद सब चलता है और इस चुनाव में भी चल रहा है। सर, कहीं राम जी की मूर्ति भी खंडित की जा रही है, देवी दुर्गा के रूप में ममता जी आ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव में आना हो गया, एसआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गई, चुनाव चढ़ गया सर बंगाल का। हाँ, इसका मतलब चुनाव चल रहा है, अच्छे से चल रहा है चुनाव, और ठीक है। सब एसआईआर पर काम हो रहा है, आधा काम करीब हो गया। आप 28 लाख का मतलब 32 लाख नहीं बचे होंगे, वो जो कट गए वो नाम तो आप इसमें शामिल कीजिए ना, मतलब लिस्ट में। हो सकता है वो 40 लाखों में से 28 लाख निकले हो, मे भी ठीक ये भी हो सकता है ना। मतलब इसको ये कहना कि अब 32 लाख पर कितना हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन 32 लाख नहीं होगा, वो जितना भी हुआ तो वो काम हो रहा है। मेरे ख्याल से लगता है कि 2 अप्रैल की शायद वो है नॉमिनेशन का काम शुरू होगा। तब तक तो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेगा, कम से कम फर्स्ट फेज का कर लेगा। उसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों को मौका मिले, सुनवाई का नहीं मिले, लेकिन मोटे तौर पर ये काम हो जाएगा। ममता जी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। भवानीपुर जो है ना इम्पॉर्टेंट सीट है, उसमें 2-3 चीज़ें हो गई पिछले दिनों में। एक तो शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर आ गए, मजबूत कैंडिडेट है बीजेपी के। दूसरी बात 58,000 से वो जीती 2021 में, 2024 में वो जीत का अंतर लोकसभा में 8,000 रह गया, तो वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। और उसके बाद एसआईआर में 60,000 वोट कट गए, तो 60,000 वोट कटना बड़ी बात है। और मुझे नहीं पता कि ये अरविंद केजरीवाल वाला हाल है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत वोट कटे थे और वो, मगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत छोटी थी सर। हाँ, लेकिन फिर भी 60,000 वोट कटना बड़ी बात है। और वो सीट जिस पर 8,000 वोट की लीड रही हो, तो मतलब जाहिर है मुश्किल काम हो जाता है। और चुनाव में हमेशा मानता कि किसी के भी हारने जीतने पर चैलेंज नहीं करना चाहिए आपको। कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। ममता जी हारी गई थी पिछली बार नंदीग्राम में, तो इसलिए लेकिन फिर भी उन्होंने, मतलब ये खतरा उनको भी दिखता होगा, तभी वो घर घर एक वोटर तक पहुंचने की बात कर रही है। लेकिन लड़े की सीट रही है। नहीं, वो फिर तो ज़्यादा रिस्क होती, वो 2 सीट पे लड़ती। एक तो इलेक्शन के लिए ज़्यादा काम उनके पास बढ़ जाता है, दूसरा फिर ये मैसेज चला जाता है कि भाई इसका मतलब भवानीपुर पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इसलिए वो बेहतर है स्ट्रेटेजी वाइज। टीजर जो उन्होंने जारी किया वो तो फाइटर दीदी तो है ही इसमें कोई। योगी जी को बड़े अलग रूप में दिखाया उन्होंने वीडियो में, आपने हाँ देखा, वो मैंने पूरा देखा, बिल्कुल गुस्से में लाल और वो सारा देख रहे। दूध का जला छाछ भी तो हारी हुई है, तो क्या करें, अब टीजर कितना काम करता है नहीं करता, लेकिन पूरे इलेक्शंस को हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में सोशल मीडिया की भूमिका बड़ी तेज होती जा रही है। हो सकता है 2-4 दिन में आपको बीजेपी का भी उस तरह का टीजर आप देखिए इस टीजर में, वीडियो में बिल्कुल बंगाली बनाम बाहरी बनाने की कोशिश की गई है। सारे हम लोग चर्चा सारे प्रतीक बंगाल के इस्तेमाल किए गए। बंगाली बनाम बाहरी ही उनका एक वो हो सकता है कोर स्ट्रेंथ है ममता जी की, जिस पर वो काम करती हैं। और बीजेपी के साथ वो लड़ाई वहां पर उसी लेवल पर लड़ सकती हैं, और किसी मुकाबला उस तरह का नहीं है। और यदि बाहरी बनाम बंगाली नहीं करेंगे तो फिर वो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। बीजेपी जो कोशिश करेगी कि हिंदू मुस्लिम करें, वो बाहरी बनाम बंगाली से बचना चाहती है ना। ममता बनर्जी हिंदू बनाम मुस्लिम से बचना चाहती हैं, तो वो बाहरी बनाम बंगाली करती हैं। अब बाहरी बनाम बंगाली वो लोग करते हैं जो यूसुफ पठान को अहमदाबाद से, गुजरात से ले आते हैं। सही बात है ना। तो लेकिन वो कैसे नैरेटिव आप तय कर रहे हो, लेकिन ममता जी समझते हैं कि इसी स्ट्रेंथ पर इसी एक लाइन कहा जाता है ना, कि मैं सुनता था तो एक के बारे में कोई कहता था कि हमने चुने हैं हीरे, तो आपने सिर्फ यूसुफ पठान कहा, कीर्ति आजाद,
शत्रुघ्न सिन्हा, मतलब वो तो पूरी श्रृंखला एक है। चीज आपने पता नहीं इस वीडियो में गौर की कि नहीं की, इसको फुल स्क्रीन ले लीजिए इस वीडियो को, मेरी नजर अगर ठीक पड़ी है इस पे तो अभी इसमें एक पिक्चर आएगी, ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी दिख रही है आपको, सिलुएट में दिखाया गया, मतलब चेहरा नहीं दिखाया गया। योगी आदित्यनाथ, ये कौन है, ये कौन है? नरेंद्र मोदी है, मोदी जी नरेंद्र प्रधानमंत्री। अब आप क्या इसमें बात करने लायक क्या बात है? योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखाया, मोदी जी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया इस वीडियो में? आप इस लड़ाई को सीधे मोदी से भी नहीं लड़ना चाहते, नहीं लड़ना चाहते। ममता बनर्जी भी नहीं चाह रही है कि ये सीधा मुकाबला मोदी बनाम ममता होगा, तो उसमें जो है नरेंद्र मोदी का नाम आती है, एक अलग सेंटिमेंट जुड़ जाता है। सेंटिमेंट जुड़ता है ना, और बीजेपी भी नहीं चाहती। हाँ, लेकिन सब बात मैंने अगर ठीक पकड़ा है तो बिल्कुल ठीक है वो प्रधान। योगी जी का चेहरा दिखाया प्रॉपर, मोदी जी का चेहरा नहीं दिखाया। वो डायरेक्ट नहीं करना चाहती हैं। अमित शाह को छोड़ दिया, अमित शाह जी को छोड़ ही दिया इसमें से। मोदी के सामने जहाँ आप ध्यान होगा कि जहाँ मोदी वर्सेस हो जाता है वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी पराजय हो जाती है। मोदी बड़ा नाम है, मोदी बड़ा ब्रांड है, इसमें चाहे वो ममता हो या अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली चुनाव में नहीं, वो बचते थे। मोदी वर्सेस उन्होंने किया था तो पिट गए थे, तो उनको पता है कि मोदी के साथ हमको लड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए उन्होंने वो टारगेट चुना। अच्छा, भद्र लोग का हो सकता है कि उनको लगता होगा कि यदि हम योगी जी को लाते हैं तो भद्र लोग जो है वो बंगाल का भद्र लोग जो है वो साथ नहीं खड़ा होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा लिबरल सॉफ्ट हिंदुत्व ये सब की बातें करता है। महत्वपूर्ण बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल का चुनाव हिंदू मुस्लिम चुनाव ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बंगाल में चुनाव में मुस्लिम वर्सेस हिंदू चुनाव के अतिरिक्त और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और यही वो पिच है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पीट सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि यदि आप देखेंगे कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, तो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स में सामान्यतः यही होता है कि जो पहले से दे रहा होता है उसी के साथ चला जाता है। थोड़ा दिल्ली के अंदर वो उल्टा हो गया, दिल्ली के अंदर इसलिए उल्टा हो गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मीडिया हाइप भी रहा, और जो इल्ज़ाम था बहुत गंभीर इल्ज़ाम था, जेल जाकर के लौट आ चुके थे उनके बड़े बड़े सारे ड्रामा यहाँ नहीं हुआ। हाँ, वो सब सरकार चल रही है, हाँ, सब कुछ। वो सब चीजें नहीं थी। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के इमेज को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाई है। ठीक है सर। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जो टीजर दिखाया जा रहा है, ममता बनर्जी जो टीजर, अब यदि यहीं पर यह टीजर चला दिया जाए कि भाई बंगाल में कितने हिंदुओं की हत्या कर दी गई, मुर्शिदाबाद में घटना क्या घटी थी, वसीरहाट में क्या हुआ था, मालदा में कैसे हिंदुओं को घर जलाया गया था, वसीरहाट के दंगे में कैसे हिंदुओं के घरों को चुन चुन करके जला करके मार डाला गया था, बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों ने जिनके लोग आकर के बाद बंगाल में बस गए हैं, कलकत्ता से पश्चिम बांग्लादेश तक की बॉर्डर पूरा बांग्लादेशी मुसलमानों ने आकर के घेर लिया है। ये बात अब वहां के हिंदुओं को भी चुभने लगा है। यदि ये नैरेटिव सफल हो जाती है तो मुझे लगता है भारतीय जनता जल्दी से आप लोगों का एक अभी तक का असेसमेंट ले लें हम चुनाव का। सर समीर जी तो मेरे ख्याल से अपनी पुरानी बात पर कायम है, बीजेपी की हवा चल रही है, आपने आज भी बिल्कुल ममता बनर्जी हार रही है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सर एक लाइन में सरकार में अभी कौन आता दिख रहा है? विजय जी ने एक चीज लेकिन छोड़ दिया था, बताया विजय जी ने कहा आज भूल गए कि ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग भी लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी वो तो ऐसे ही चल रहा है, बता तो दिया 60,000 नाम काट दिए ना। अरे बताइए, आप बताइए अभी क्या है जीत का प्रतिशत? आज का असेसमेंट ये मेरा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी रूप में हो सरकार बना रही है जी, जिस भी रूप में। सर क्या वोट लेके बनाएगी और कैसे बनाएगी? हमने साम दाम दंड भेद, वही वो कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं सर? प्रोफेसर साहब ममता जी जो कह रही है वही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं सरकार के? नहीं, मुझे अब भी वो मजबूत लड़ाई में दिखती है ममता आगे से निपटने का वही एक रास्ता है। त्रिपाठी जी नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लड़ाई लड़े, लेकिन जो कहते हैं ना कि जादुई नंबर उससे अभी पीछे वो है। छोटी अब एक खबर आपको असम चुनाव की भी मैं दे देता हूं जल्दी से। विधानसभा चुनाव को लेकर वहां भी खूब सरगर्मियां हो रही हैं। कांग्रेस से बात नहीं बनने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा अब 19 सीट पर अलग चुनाव लड़ेगा। जेएमएम ने कहा है कि पार्टी ने भाकपा माले के लिए भी एक सीट छोड़ी है। असम में जेएमएम की तरफ से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की गई थी। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने
पिछले दिनों रांची भी गए थे, लेकिन कांग्रेस जेएमएम को सिर्फ 5 सीटें देना चाहती थी। इसीलिए अब जो है जेएमएम ने फैसला कर लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में भी यही हुआ था। अब ट्राइबल वोट तो वैसे यहां भी काफी है, जो मुख्य प्लैंक है, बेस है जेएमएम का। कोई नुकसान इसका होगा कांग्रेस पार्टी को? नहीं, मुझे नहीं लगता है। और यहां कांग्रेस पार्टी को जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। अब दोनों पार्टियों के नुकसान वाला जो मसला था, लाभ वाला मसला था, वो सेटल है। अच्छा। अब असली बात क्या है? असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विद इन भारतीय जनता पार्टी है, अगर वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगी तो असम में बड़े मजे से भारतीय जनता पार्टी हेमंता की अगुवाई में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ये सब फैक्टर ही नहीं, ये सब मतलब ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है कि हेमंत सोरेन चले गए, रांची से उनके क्या जाओगे, बिहार में कुछ कर नहीं पाए। हाँ। ठीक है, अच्छा लगता है, फोटो तो बढ़िया खिंच जाती है, और थोड़ा भाजपा को बताने में भी अच्छा लगे कि देखो इनका एक सहयोगी यही इनको पीट रहा है। अरे 19 सीटें हैं एसटी के आरक्षित, असम में 19 सीटें हैं और 9 एससी के लिए, और तो वही लड़ेंगे मेरे ख्याल में। वही लड़ेंगे एसटी से। अब ये जो मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है और हमारे देश में चुनाव चल रहा है, और इस जंग की जो भी हालात बनेंगे देश में, उसका असर चुनाव पर भी होगा। तो ये भी हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से सीधी जुड़ी हुई है, इस जंग के जो असर होने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको उसका एक अपडेट दे देता हूं। पूरी दुनिया तेल और गैस के लिए हाहाकार कर रही है। भारत में ऊर्जा संकट से कैसे निपटा जा रहा है, इसको लेकर के युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में संसद में खुद बोलेंगे इस युद्ध से बने हालात पर, और वो बताएंगे कि भारत ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। उससे पहले कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी मतलब सीसीएस की एक बैठक भी हुई। 3 घंटे तक ये मीटिंग चली। इसमें सारे प्रमुख मंत्री थे। इस दौरान तेल, ऊर्जा, खाद्य, तमाम जो भी हमारी जरूरतें हैं उसको लेकर विस्तार से मंथन हुआ। प्रधानमंत्री पीएम हाउस में हुई इस बैठक में 13 कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट से निपटने के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और सचिवों के भी एक समूह को बनाने का निर्देश दिया है। यह ग्रुप अलग अलग सेक्टर्स में जो हितधारक हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देशों से आने वाले ईंधन के संकट और उसके और क्या विकल्प किए जा सकते हैं, इस पर खूब डिटेल में बात की है। किसानों के लिए खाद के भी अन्य विकल्प खोजे जा रहे हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ उचित तालमेल बनाकर काम किया जाए, जिससे युद्ध की आड़ में जरूरी सामान की कालाबाजारी और जमाखोरी न हो सके। और अब से थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे में, प्रधानमंत्री आपको पार्लियामेंट में बोलते हुए सुनाई देंगे इसी मुद्दे के ऊपर। अब जहां तक सवाल है कि हमारे गैस और तेल की आपूर्ति क्या निर्बाध रूप से चल रही है, तो हमारा जो भी यहां से इंपोर्ट होता है, जाहिर है कि वो इंपैक्ट हुआ है। खासतौर पर गैस, तेल और गैस दोनों की ही युद्ध की वजह से जो आपूर्ति है वो नॉर्मल नहीं है। इस संकट के बीच भारत कूटनीति के जरिए जितना मुमकिन हो सकता है वहां से अपने सामान को निकाल रहा है। संकट के बीच अमेरिका और रूस दोनों भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। रूस से लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर एक रूसी जहाज भारत पहुंचने के बाद एक और अमेरिकी जहाज भी एलपीजी गैस लेकर के भारत आया है। अमेरिका का कार्गो जहाज पिक्सिस पायनियर ये 16,714 मीट्रिक टन एलपीजी गैस के साथ भारत के मैंगलुरु बंदरगाह में पहुंचा है। अमेरिकी जहाज ने 14 फरवरी को टेक्सास के पोर्ट ऑफ नीदरलैंड से यात्रा शुरू की थी, और इसके एक दिन पहले रूस का जहाज कच्चा तेल लेकर भारत के मैंगलुरु ही पहुंचा था। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद पिछले 7 दिनों में 5 शिप्स भारत पहुंचे हैं, लेकिन हमें इसकी एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ शिप्स की जो है वो आने की जो है वो जरूरत है। तो पहले तो आइए जरा हम इसी पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आज संसद में बोलेंगे। सर, ये तो मांग भी विपक्ष के द्वारा भी हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इस पर बोलें, और ये जो सत्र है खत्म हो उससे पहले प्रधानमंत्री का इस पर बोलना हो रहा है। जी, ये जो सत्र आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इसीलिए जो रात को सीसीएस की बैठक हुई वो भी एक बड़ी वजह है इस प्रधानमंत्री के भाषण की, क्योंकि प्रधानमंत्री को पूरी तरह से अपडेट किया जाए कि भाई क्या क्या चीज़ें चल रही है। और प्रधानमंत्री ने वो सारी चीज़ें भी उन दिशा निर्देश दिया है, क्योंकि सीसीएस में 13 लोग नहीं होते, 6-7 लोग होते, तो इसलिए उन्होंने पूरे जो भी लोग से जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं, या जो लोग नहीं जुड़े उनको भी शामिल करके ये किया। और मोटे तौर पर अभी तक उस तरह का संकट नहीं हुआ भारत में जो तेल को लेकर होना चाहिए या गैस को लेकर होना चाहिए, लेकिन जो और देशों में हो रहा है, जो और देशों में हो रहा है। लेकिन अब वो समय आया जब आपके पास संकट होने की आशंका बनती है, क्योंकि हम ये बात को समझना चाहिए कि जब शुरू हुआ जंग तब तो हमारे पास स्टॉक था ना, बफर स्टॉक, और पिछले 15-20 दिन में वो शिप्स नहीं आ पाए, या जो भी तेल की सप्लाई होनी थी, एलपीजी की सप्लाई होनी थी, नहीं हुई। तो वो बफर स्टॉक और इन शिप्स के आने के बीच में कहीं कोई गैप तो नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखना। और कैसे लाया जा सकता है, और ये जितने जहाज आ रहे हैं वो
डे टू डे बेसिस की सप्लाई को पूरा करने वाले लोग हैं, तो उससे ये फायदा हो सकता है कि हमारा संकट ना बढ़े। लेकिन संकट है, उसको 3 चीजें समझिए। पहले सरकार ने गैस पर पैसे बढ़ाए 50 रुपए वहां पर, फिर अभी प्रीमियम पेट्रोल पर बढ़ाए हैं और कॉमर्शियल डीजल पर बढ़ाए। इसका मतलब सरकार उस संकट को समझ रही है, और वो बेहतर है कि एकदम संकट पूरा हो जाए, उससे बेहतर है कि एक स्टेप बाय स्टेप उस पर काम किया जाए। वो विमानों के, हवाई जहाजों के किराए पर रोक लगी थी, वो भी हटा दी गई है। हालांकि उसका कारण मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे तो आप कंपनियों को लूट का मौका दे रहे हैं। इसके अलावा संकट खत्म हो रहा, वो मुझे नहीं समझ आता कि वो यही है कि वही कंपनियों की कॉस्ट बढ़ गई तेल महंगा होने से, इसलिए। नहीं तो प्राइस बढ़ा देना। वो जो छूट है वो खतरनाक है, वो है मैक्सिमम लिमिट की छूट। आपने पहले बढ़ा दिया, इंडिगो ने, सबने 425 रुपए का तो वो एक्स्ट्रा बढ़ा ही दिया। डोमेस्टिक में 425 रुपए, 500 से लेकर के 1000 रुपए हाँ, तक 1000 बढ़ा रुपए, मतलब 425 रुपए मिनिमम बढ़ाया। तो वो तो उसी पर है जो संकट बढ़ा। एक्चुअली एक काम और हुआ था ना, वो जो सीटों पर जो सीटें देने के नाम पर जो वसूली करती थी एयरलाइंस, उस पर भी एक कैप लगाई है। अब 60% सीटें हवाई जहाज के अंदर आपको वो फ्री में मिलेंगी, बाकी 40% पर वो अपना 200, 500, 1000, 700 रुपए वो ले सकते नहीं, तो एक वहां भी उनका घाटा हो रहा था। वो घाटा नहीं, लेकिन ये बड़ी लूट का मौका है। इसको सीरियस नोट पर आप कह रहे हैं चाहे लिमिट बढ़ा देते, लेकिन कैप रखनी चाहिए थी। ये कैप को रखना चाहिए, क्योंकि ये कैप उन्हें खुली छूट देता है लूट करने के लिए। एक खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने दी है, अब क्योंकि खबर वेरीफाइड नहीं है, मतलब हुआ नहीं है अभी ऐसा, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन है कि आगे जाके हो। तो मैं इसको एक बहुत बड़े राइडर के साथ बता रहा हूं, लेकिन ये चर्चा छपी अखबार में, इसलिए मैं कर रहा हूं कि ये जो हमारा जो सिलेंडर है, ये 14.2 किलो का जो एलपीजी का सिलेंडर आता है, सरकार ये विचार कर सकती है आने वाले वक्त में, अगर ये इसी तरह शॉर्टेज बनी रही, कि 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस दी जाए, ताकि ज्यादा सिलेंडर अवेलेबल हो। गैस को बेसिकली कम मात्रा में देकर के ज्यादा घरों तक पहुंचाए। भाई आप, मेरी जरूरत मान लीजिए एक सिलेंडर जो है मेरा 40 दिन चलता है 14 किलो का। अब अगर मुझे 10 किलो गैस मिल रही है तो हो सकता है मेरा महीना उसमें भी कट जाए, या कम से कम वो 25 दिन का समय जो आपको मिला होगा रिफिल का, आपके क्राइसिस को कम करता है। तो ये उसमें ये कदम उठाया जा सकता है, और ये मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस्ड कदम भी होगा। इससे घरों की आपूर्ति भी बढ़ाई जा सकती है, और ऐसी कोई कमी भी नहीं आने जा रही है अगर आप 14 किलो की जगह 10 किलो गैस दे रहे हैं तो। सर हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खास करके जो घरों में कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पर पीएनजी यदि नहीं है, वहाँ पर एक सिलेंडर जो होता है महीनों से भी ज़्यादा चला जाता है, जिस परिवार में 2 ही लोग हैं और वो वर्किंग क्लास हैं, तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है कि सामान्यतः एक शाम यदि वो लोग बाहर से ही खा रहे हैं तो एक सिलेंडर भी काफ़ी 2 महीनों तक चल जाने वाला है। कई स्टूडेंट भी हमारे आकर के बता रहे थे, सर 2-2 महीना हमारा सिलेंडर चल जाता है। तो यदि ये सरकार करती है तो मुझे लगता है कि इसको कर ही देना चाहिए, इसको त्वरित गति से कर देना चाहिए। मुख्य बात है कि ये आखिर कितने दिनों तक चलेगा ये क्राइसिस यदि चलता है। तो अभी हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को 1 महीने से 6 महीने तक बंद करने की कैपेसिटी है उसके पास। यदि करीब 1 महीना तो होने जा रहा है, यदि ये 1 महीना 2 महीना यदि खिंच जाता है तो मुझे लगता है कि सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट को लेकर के नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और हम कहते थे ना कि तृतीय विश्व युद्ध या तो पानी पर लड़ा जाएगा या ऊर्जा को लेकर के लड़ा जाएगा। तो क्या ऐसी संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं क्या? हमने देखा है कि नाटो का, हमने कल स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलवाने के लिए हम आगे आने को तैयार हैं। तो क्या नाटो के लोग, जो कल स्टेटमेंट, एक G7 का भी स्टेटमेंट कल आया था, और G7 के स्टेटमेंट का मतलब है कि अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जो नाटो के ही सदस्य हैं, और जो बड़े देश हैं उसमें कनाडा भी आ जाता है, जापान भी आ जाता है, ये सारे जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने के खिलाफ बात कर रहे हैं। कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार हैं? आप ठीक कह रहे हैं कि ये तो क्राइसिस बहुत लंबा जा सकता है। आज वो 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हो रही है जो ट्रंप ने दी थी ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलो। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगर 48 घंटे में नहीं खोलोगे, वो 48 घंटे आज हमारी देर रात पूरे हो गए, तो ट्रंप ने धमकी दी थी कि फिर हम तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर हमले करेंगे, तुम्हारी बिजली संयंत्रों पर, पावर हाउसेस पर हमले करेंगे और पूरे ईरान को अंधकार में ढकेल देंगे। ईरान ने क्या धमकी दी उसके बाद? ईरान ने कहा तुम करके देखो, और हम पूरे वेस्ट एशिया को, जो है जितने देश हैं, हर जगह अंधेरा ना कर दिया तो फिर हम ईरान नहीं। और उन्होंने उसके आगे चढ़ के, जो कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पानी पर जो है हम मुश्किल ला देंगे। वो सारे देश जितने, एक खाड़ी देश, इजराइल भी,
ये समंदर के खारे पानी को डीसेलिनाइट करके उससे अपना काम चलाते हैं, और वो डीसेलिनाइजेशन प्लांट्स भी निशाने पर आ सकते हैं। एक बार इस जंग में ऐसा हुआ भी है, लेकिन जी उसके बाद लोगों ने नहीं किया। लेकिन तो अगर वो शुरू हो गया तो फिर तो आप बड़ी लंबी लड़ाई समझिए। और उससे खतरनाक ये जो धमकी दी ट्रंप ने कि हम तुम्हारे बिजली प्लांट्स पर हमला करेंगे, तो ईरान ने यह भी कहा कि फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगी जब हमारे बिजली के पावर हाउस दोबारा खड़े हो जाएंगे। मतलब वो कह रहा है जब तक हम अपनी बिजली बहाल नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं खोलेंगे। उसमें लगेंगे महीनों, हर्जाना वसूल नहीं करना, महीनों साल लग जाएंगे अगर वो काम कर दिया तो। लाइन करेक्शन वाली मैं बोल दूं, जी, ये लड़ाई जो है असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की नहीं है, ये लड़ाई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करने की। तो उस लड़ाई, और ये पूरी लड़ाई बहाने जितने भी हो गए हों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या अमेरिका का कब्जा हो जाए या ईरान का कब्जा खत्म हो जाए, इसको ऐसे समझ लें, उसकी लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई वहीं जाकर खत्म होगी। सर मैं एक बार जरा हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस पर कैसे खेली जा रही है वो भी एक बार दिखा देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी जी अपनी स्पीच में वो इन अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी बोले, युद्ध पर भी बोले, और वो तो न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गए। देखिए आप। एक तरफा हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, हम हर एक को साथ लेकर चलते थे। 1 करोड़ भारत के लोग गल्फ कंट्रीज अरब ममालिक में काम करते हैं, 9-10 हज़ार ईरान में है, मगर दूसरे जो 90 लाख के ऊपर ये अरब ममालिक में है, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अब जब वहां पर जब कभी ना कभी जंग तो खत्म होगी, वो ट्रंप तो दुनिया का सबसे नाखलक, नालायक, पागल किस्म का आदमी है, उसके साथ वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू है, ये लोग सब बर्बाद करना चाह रहे। और आप याद रखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। वो अगर खुदा ना खास्ता जब जंग बंद होगी वहां के ममालिक बोलेंगे नहीं भाई हमारे पे बहुत खर्चा हो गया, आप जाना ही नहीं था इजराइल, क्यों गए आप? आपके जाने के 2 दिन के बाद उन्हें बदमाशी हमला को शुरू कर दिया उन्हें, और दुनिया को दिखाया कि मैं 70,000 फलस्तीनियों को मार दिया, तब भी मोदी मेरे पास आए। जेनोसाइड किया आपने, कुछ है ही नहीं। माने ये पूरे ज़ायनिस्ट लोगों की एक साजिश है कि इस हमले से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये बात सच है, बोल रहा हूं मैं आपको। यही चाहता है नेतन्याहू, एक जालिम और एकदम खबीस किस्म का आदमी है। मुझे खौफ है, डर है कि अगर कहीं वो न्यूक्लियर बम ना इस्तेमाल कर ले। अब देखिए जरा, मतलब लोगों के इमोशन का इस मामले में उनको भावनात्मक करने के लिए क्या बोल गए ओवैसी साहब? उन्होंने कहा ये जायनिस्ट लोगों की, जायनिस्ट इजरायलियों को कहा जाता है, तो वो कि ये जायनिस्ट लोगों की साजिश है कि इस जंग के बदले, इस जंग के जरिए भारत के लोगों का नुकसान किया जाए। मतलब इजराइल ये लड़ाई भारत के लोगों का नुकसान करने के लिए कर रहा है। आप बात ऐसी तो कहिए जो किसी के गले उतरे। वो लड़ाई कर रहा है किस मकसद से, जो भी उसके पॉलिटिकल एम होंगे, भारत का उससे लेना देना क्या? अच्छा, वो उसको जोड़ दिया आपने कि वो आप वहां चले गए इजराइल, और 2 दिन के बाद जो है उसने बदमाशी कर दी। वो वेट ही कर रहा था, जैसे वो प्लान में था कि मोदी को आना है, फिर मोदी के 2 दिन बाद लगा दो जंग। जैसे हम करते हैं इस खबर के 2 बाद वो दूसरी खबर लगा दो, ऐसे नहीं। पहले तो ये तय कर लेना चाहिए, अब आज के बाद फिर ये कहना चाहिए कि मोदी ही तय करते हैं दुनिया में कब क्या होगा। हर आदमी जो अपने जिसको कहते हैं कि तोप, मिसाइल, ड्रोन, जितना कुछ है उस सब का तभी बटन दबाता है जब मोदी जी कहते हैं। तो पहले तो ये मानो फिर, और अगर ये मानना है तो फिर पहले तो देश में उस तरह से आप स्वीकार करना शुरू कीजिए जो हर वक्त विदेश नीति के मामलों से, हर मामलों पर इस तरह की बात करने की गलत कोशिश होती है, जो मतलब ट्रेंड ही गलत है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो तो ठीक ही कह रहे हैं भाई, जो लोग इजराइल के खिलाफ यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको तो लग रहा है ना कि उनका नुकसान कर दिया इजराइल ने। वो भारत की बात नहीं कर रहे हैं, उनका भारत अलग है, उनके भारत की एकदम समझ अलग है। यही तो है ना साहब, जो जय फिलिस्तीन का नारा लगा आए थे संसद में, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उनका यह मानना है कि इजराइल का यह हमला हमारे ऊपर हमला है, और जब हमारे ऊपर कहते हैं तो अपने को मुस्लिम उम्मा से जोड़ लेते हैं, वो फिर अपने आप को मुसलमानों के बीच में, तो उस तरह से ठीक ही कर रहे हैं। भारत का कहां से विरोधी हो गया? भारत के साथ हर वक्त खड़ा रहने वाला इजराइल। भारत तो इस युद्ध के बीच में भी भारतीय कंपनियां और इजरायली कंपनियों के बीच में अलग अलग जो टेक्नोलॉजी से लेकर सबके समझौते हो रहे हैं। भारत में जो एग्रीकल्चर को लेकर सबसे एडवांस प्रैक्टिस वाले सेंटर हैं वो इजराइल की मदद से चल रहे हैं, और वो कोई इसी सरकार में नहीं,
पहले की सरकारों में भी वो सेंटर काम कर रहे थे। तो आप जब ये कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने वो एकदम अपनी दृष्टि बड़ी संकुचित रखी हुई है, और अगर उस नजरिए से देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर इजराइल ओआईसी और इनके जैसे लोगों का नुकसान कर रहा है, वरना भारत को तो कोई नुकसान है नहीं। लेकिन भारत में ईरान के लिए भावना रखने वाले लोग जो हैं वो उनकी कमी नहीं है। अब मैं आपको एक दिखाता हूं तस्वीर। ईरान और इजराइल की इस लड़ाई के बीच कश्मीर घाटी से ईरान के लिए मदद के लिए जो है सैकड़ों हजारों लोग सामने आए हैं, और क्योंकि ईरान की एम्बेसी ने हमारे यहाँ पर डोनेशन जो है वो ओपन कर दी थी, तो आप देखिए जरा डोनेशन में क्या क्या नहीं आया। लोगों ने रुपया, पैसा, गोल्ड, सोने के जेवरात दे दिए, बाइक, जो बाइक अब वो बाइक कौन चलाएगा? अब वो तो ईरान की एम्बेसी को देखना है वो कैसे पहुंचाएगी। नहीं, लेकिन इसकी गंभीर इसका, और इसको भारत में जो ईरान की एम्बेसी है उसने धन्यवाद के साथ पोस्ट किया। नहीं, लेकिन आप इसकी गंभीरता को समझिए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत ही गंभीर घटना है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि गंभीर घटना है कि जब कश्मीर के लोग इस तादाद में उमड़ करके सिर्फ इस्लाम के नाम पर, सिर्फ शिया मुल्क होने के नाम पर यदि ईरान के साथ खड़े होते हैं, तो ईरान भी तो उनके लिए खड़ा होता है कश्मीर के मुद्दे पर। यही तो संबंध है। अरे ये सिर्फ कश्मीर से आए होंगे क्या समीर जी? तो पूरे देश में, देश भर में आए होंगे ना सर। वैसे और मैं एक बात कह दूं, अब इसमें हम क्या बहस करें जब बड़ा क्लियर हो गया कि भाई ईरान आयतुल्लाह को लेकर के हमारे देश में शिया मुसलमानों का एक सेंटिमेंट है। वो दुनिया भर के, पाकिस्तान में तो आग लगा रहे थे लोग, हमारे यहाँ कम से कम ये सब नहीं हुआ, विरोध हुआ, नारे वारे लगे, लेकिन अब है उनका दिल से एक धार्मिक रिश्ता उनके साथ तो है इसमें, और हम और आप कर क्या लेंगे? वो है। एक बार समीर जी की बात, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने लगातार 28 के बाद से जब से युद्ध शुरू हुआ, जिस तरीके से रैलियां निकाली है, जिस तरीके से वहाँ पर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गए कि ईरान को किस तरीके से मदद की जाती है, शाम को वहाँ बैठ के होती है, परिचर्चा होती है कि कैसे ईरान को मदद कर सकते हैं, कैसे इस मामले में इजराइल के खिलाफ हम एक मुहिम चला सकते हैं। तो मुझे लगता है उसका ये असर है कि जिस तरीके से उन लोगों ने अब अपने घर के अंदर से सोना, चांदी, जेवरात निकाल कर कैश के रूप में निकाल कर आए। देखिए संकट तो अभूतपूर्व, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान और इसराइल के युद्ध के बाद जो संकट उत्पन्न हुआ अभूतपूर्व है, लेकिन हमारे पास संकट मोचन भी तो है। दुनिया का संकट है, लेकिन संकट मोचन भी हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो तमाम तरह के संकटों से इस देश को बाहर निकल कर आए, जो जिस पर कंट्रोल भारत का नहीं था। जब कोरोना काल था तब देखिए प्रधानमंत्री मोदी का कि किस तरीके से उन्होंने वैक्सीन के लिए पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध कराई, और दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट भी की थी। आज जब जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं और ईरान इस युद्ध में शामिल है पूरी तरीके से, तेल का संकट न हो तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें दे रहे हैं। 28 तारीख के बाद से ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक नहीं की। लगातार वो चर्चा अपने मंत्रियों के साथ कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वो ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों से बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक ही दिन में 5 राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी। तो मोदी लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि तमाम तरह के संकटों के बीच में भारत में किसी तरह का संकट ना आए। और यही कारण है कि अभी तक हमें पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, तेल को लेकर या एलपीजी गैस को लेकर कहीं लाइन लगाते हुए नजर नहीं आए। सर लाइनें लग रही हैं, लेकिन वो वैसा पैनिक के लग रही है सर, वो डर के कारण लग रही है। ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहा है। सरकार ने थोड़ी बात हो रही है निचले, सरकार ने ये बोर्ड कहीं आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड नहीं लगाया, सब जगह वो नहीं है। और दूसरा आप ये देखिए कि इनफैक्ट जब ये सब शुरू हुआ था भारत में तो कमर्शियल सिलेंडर्स देने बंद कर दिए गए थे। अब वो अपने प्री वॉर लेवल के 40% तक सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन उसका भी शुरू कर दिया। सौरभ, एक लाइन कहना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ईरान को मदद करे वो तो बात समझ में आती है, वो स्वीकार है। हम मेडिकल फैसिलिटी भी दे दे, यदि भारत सरकार गहना दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, वो स्वीकार है। भारत का मुसलमान एक वर्ग उठ करके उसके लिए ईरान के साथ खड़ा हो, यह स्वीकार नहीं होना चाहिए। यह गलत परिपाट, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप इसे सामान्य चीज मत समझिए, ये खतरनाक है। अच्छा ठीक, मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। अरे और ये आपको बता दूं, रोका नहीं जा सकता है ना, क्योंकि कश्मीर में शिया मुसलमान आज से नहीं, हम तो जब गए हैं वहां श्रीनगर की गलियों में आप जाइए तो आयतुल्लाह खुमैनी और आयतुल्लाह खामेनी उनके पोस्टर लगते हैं। तो ये तो भाई अगर उनकी इसका मतलब यही है ना कि आपकी भावनाएं कहीं और जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी को भी इस तरह की मानवता के समय मदद करना वो दिक्कत नहीं है, ये होता ही हम लोग दूसरे देशों के लिए करते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ न खड़े हो। और मैं इसे राष्ट्र विरोधी मानता हूं। ये काम कब, मैं इसे राष्ट्र विरोधी, ये काम कब शुरू हुआ? जब ईरान की एम्बेसी में आयतुल्लाह खामेनी को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम शुरू हुए, वहां पर बहुत लोग जाने लगे। उसके बाद ईरान की एम्बेसी के लोग जो हैं हमारे यहाँ के शिया धर्मगुरुओं से भी मिले, तो वहां उन्होंने ये कहा, उसके बाद उनके एम्बेसडर ने कहा कि हमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हम मदद करना चाहते हैं,
तो ठीक है, हम मदद लेने के लिए तैयार हैं आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, ये कहा ईरान की एम्बेसी ने। और फिर उन्होंने उसके लिए एक जरिया बना दिया, एक चैनल खोल दिया। तो उसके बाद ये जो है डोनेशंस आ रही हैं। अब मैं तो फिर पूछ रहा हूं, क्या केवल कश्मीर से आ रही हैं? कश्मीर के अलावा भारत की और कोई हर मदद जगह नहीं से कर आ रही? रही, सब तरफ से आ रही है। और कश्मीर से भी आए तो क्या वहां पर अब वो कह शिया रहे हैं ये मुसलमानों की राष्ट्र विरोधी है। तादाद ज्यादा है मैं और तो- शिया मुसलमान मैं तो वहां पर इसे अपने साथ बिल्कुल के राष्ट्र शियाओं- विरोधी गतिविधि सर, इसका मानता जवाब हूं। चाहिए इनकी मैं इसे बिल्कुल राष्ट्र एक- विरोधी एक- मैं तो गतिविधि ये मानता सवाल हूं। ही उनसे पूछ रहा था कि राष्ट्र विरोधी कदम है क्या ये? वो हाँ, मानते ये तो ठीक है, पैन- उनका एक मान- बोल तो लें सर। हाँ बोलिए पैन इस्लाम का मुझे ये ये जीता जागता नमूना एक है सेकंड, एक हाँ बोलिए सर। जो स्वीकार नहीं है। राइट सर, बोलिए। देखिए शिया मुसलमान या जो लोग दूसरे भी मुसलमान हैं या और लोग भी यदि उसकी मदद करना चाहते हैं, इसमें मुझे कहीं नहीं लगता, और हिंदुस्तान की तो ये आदत में है और दुनिया भर के देशों में ऐसा होता है कि जब भी कहीं संकट होता है तो वहाँ लोग मदद करते हैं। और शिया मुसलमान खामनेई को बड़े रिलीजियस लीडर के तौर पर देखते हैं, सबसे बड़े लीडर के तौर पर देखते हैं। तो इसमें क्या आपत्ति आपको और हमें हो सकती है? उनके जिन बातों पर हमारी आपत्ति वो आपत्ति होगी, लेकिन वो उसको देख रहे हैं। और यदि भारत सरकार मदद करेगी तब क्या होगा? हमने देखा कि 3 दिन में आप बदल जाते हैं। मेडिकल पहले एड क्या दी, रहता है? भारत ने मेडिकल मैंने एड तो दी कहा है है। कि भारत सरकार मदद करे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी भारत 4 का दिन पहले आप मुसलमान कह रहे आकर के थे ईरान जब की खामनेई लड़ाई मारे लड़े, गए, ये गलत है। जब खामनेई ये मारे भारत का मुसलमान ईरान की लड़ाई लड़ रहा है कश्मीर की सड़कों पर, सर, ये आप गलत है। अपनी आवाज दबने मत दीजिए सर। नहीं, इसमें चीखने थोड़ा से सा आवाज बात नहीं में नहीं, दम कम चीखने नहीं की होता। बात नहीं है विजय जी। मैं ये कह रहा हूं। ये सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़ करके जो आप हर समय इसमें जस्टिफाई सेकुलरिज्म कर की क्या रहे हैं बात ना कि नहीं इसमें नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भारत सरकार अरे भाई तो फिर खिलाफत आंदोलन के बारे में गांधी जी ने यहाँ पर क्यों खड़ा कर दिया था 1200 मूवमेंट? साल पहले बात सुन लीजिए। टर्की का आंदोलन, टर्की के खलीफा का हमारे यहाँ से मैं क्या ये लेना नहीं- ये देना? बात कंप्लीट कर लें सर, सर। दोनों में थोड़ा फर्क तो है ना। ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकता है? ये राष्ट्र विरोधी क्या है ये इसमें तो- मुझे समझ में नहीं भाई, आई अगर मदद की बात। humanitarian मैं- aid जा रही ये है, humanitarian हम नहीं, अफगानिस्तान, फिर सुन लीजिए। फिलिस्तान, नहीं, फिलिस्तीन, ये गाजा humanitarian- सब जगह भेजते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, ये इस्लाम के नाम फिलिस्तीन पर में है। किसी गाजा भी वजह में से- समीर जी ये राष्ट्र किसी विरोधी भी है क्या? वजह से हो, इसमें लेकिन- कोई आपत्ति है समीर जी? नहीं, मुझे भी इसमें आपत्ति नजर नहीं आती भाई। अब जिसको लगता है कि वहाँ मानवता के आधार पर सहायता भेजना चाहिए वो भेज रहे हैं, लेकिन ये भी तय है कि वो जम्मू कश्मीर से ही आएगी। सरकार भी मदद कर रही है और मतलब तो सरकार क्यों कर रही है मदद? जब राष्ट्र विरोधी कदम है तो सरकार को भी नहीं करना नहीं, चाहिए। सरकार तो- और दूसरी नहीं, बात, सरकार- अभी 4 दिन सरकार तो पहले आप करती है कह ना। रहे थे, 4 दिन पहले क्या हुआ जब खामनेई की मौत हुई तो यहां पर से भारत सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो सब लोग कह रहे थे क्यों मदद देनी है, क्यों रिएक्शन देना है, क्योंकि वो तो आतंकवादी है। फिर सरकार चली गई वहां पर श्रद्धांजलि देने, तो आप बोले नहीं ये तो ठीक है। तो ये सरकार के साथ मत चलिए, देश के और लोगों के साथ चलिए। मैंने तब भी कहा था कि खामनेई कोई प्रधानमंत्री नहीं चलें है, सर, ठीक। खामनेई कोई राष्ट्रपति नहीं है, इसलिए देश में तो लोग सरकार को रुदावी बताइए कर रहे हैं। मैं तो सरकार कर रही तो मैं कह रहा हूं ना। ठीक है सर, मैं थोड़े ओके कह रहा सर, हूं ओके कि सर, सरकार ओके ने ओके तो कहा सर। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब कभी भी उनका भाषण जो है आप संसद से सुनेंगे। आज जंग के हालात के बीच इस वॉर को लेकर भारत की तैयारी, भारत पर पड़ने वाला इसका प्रभाव, उससे क्या निपटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, इन सारी बातों पर, सब विषयों पर प्रधानमंत्री अपनी बात पार्लियामेंट में रखेंगे। बस अब समय 2 बजे का बताया गया था, 2 बजने ही वाले हैं, तो कभी भी आपको वो तस्वीर भी हम दिखा देंगे। आपको जल्दी से मैं इस वॉर का एक अपडेट दे देता हूं। मिडिल ईस्ट की जंग लेकिन कहां जाकर थमेगी ये कोई नहीं जानता है। ट्रंप ईरान को जितना बर्बाद करने की धमकी देते हैं, ईरान उतनी जोरदार तरीके से पलटवार भी करता है। चौथा हफ्ता चल रहा है इस लड़ाई का और आप देख रहे हैं इजराइल ईरान में जो भी तबाही मची हो, लेकिन वो वार करने से पीछे नहीं हट रहा है। इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स के बहुत नजदीक मिसाइल दागकर ईरान ने अपने और खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। नतान्स न्यूक्लियर साइट पर हमले का बदला उसने अब इजराइल की न्यूक्लियर साइट के करीब हमले से लिया है। हालांकि गनीमत यह है कि इस हमले में कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ है, लेकिन यह युद्ध कैसे अब बिल्कुल खतरनाक जोन में जा रहा है यह इससे जरूर दिखाई देता है। ईरान ने इजराइल के अराद और डिमोना में हमले किए। इसके बाद इजरायली सेना ने भी और घातक पलटवार किए। आईडीएफ ने तेहरान समेत कई शहरों पर कल रात भीषण बमबारी की है। तेहरान में तो ब्लैकआउट है, बत्ती गुल। इस बीच ट्रंप के अल्टीमेटम का वक्त भी गुजर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए कल ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का समय दिया था, जो कि हमारे समय के मुताबिक सुबह 5:14 पर खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हॉर्मुज से हट जाओ वरना तुम्हारे सारे पावर प्लांट्स को हम ध्वस्त कर देंगे। ईरान ने भी ट्रंप को धमकी दी और कहा कि अगर हमारे पावर प्लांट्स को टारगेट किया गया तो हम मिडिल ईस्ट में अंधेरा मचा देंगे। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की एनर्जी साइट्स पर फिर हम वो लेजिटिमेट टारगेट होंगे, उनको हम उड़ा देंगे। अमेरिकी आईटी कंपनियों को टारगेट करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और जब तक हमारे पावर प्लांट्स पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जाएंगे तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है, हमारे समेत। और आप तस्वीर आप देख रहे हैं, संसद की तस्वीर आ गई है लोकसभा की। तो
ओम बिरला जी आ चुके माननीय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी प्रधानमंत्री। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं।
यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई हैं। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से
तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी, संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी हैं। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत है। इससे भी देश को बहुत मदद मिली है। हम हर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जहां भी जरूरत है उस सेक्टर को आवश्यक सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप हर रोज मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार और इंडस्ट्री के साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल ये है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में
आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। कोरोना और उस समय के युद्धों के दौरान उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्टरप्शन आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष जी, देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही डीएपी और एनपीके के आयात के लिए भी हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है। अध्यक्ष जी, सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक उपलब्ध है। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जनरेशन से लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सरकार की तैयारियां उसको रिन्यूएबल एनर्जी से भी मदद मिली है। बीते दशक में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश ने बड़े कदम उठाए हैं। आज हमारी टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। बीते 11 वर्षों में देश ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी करीब 3 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट तक पहुंचाई है। बीते वर्षों में देश में करीब 40 लाख रूफटॉप सोलर लगे हैं। इसमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी लोगों को काफी मदद मिली है। गोवर्धन योजना के तहत देश में आज 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी काम करना शुरू कर चुके हैं। ये सारे प्रयास आज देश के बहुत काम आ रहे हैं। सरकार ने भविष्य की तैयारी और बढ़ाते हुए शांति एक्ट माध्यम से देश में न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है। कुछ ही दिन पहले स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी,
जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज अपना नियम 307 के अधीन मामले उठाने हैं, वो व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपना प्रस्तुत पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 15 वित्त विधेयक 2026। माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, I rise to move for leave that the bill to give effect to the financial proposal of the central government for the financial year 26-27 be taken into consideration.
आप कुछ बोलना चाहते हैं ब्रीफ में ना? श्री अमर सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर साहब, मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि फाइनेंस बिल जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो साधन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, लोकसभा से प्रधानमंत्री ने युद्ध के हालात का पूरा अपडेट दिया, देश को बताया और कहा कि हालात चिंताजनक हैं, वेस्ट एशिया की हालत चिंताजनक बनी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध के जो प्रभाव हम पर पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया पर जो पड़ रहे हैं, उनके लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। तो ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो भी कुछ संकट दिख रहा है दुनिया में बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा, इसके लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। और फिर उन्होंने कहा कि कोरोना में जिस तरीके से हम एकजुट होकर उससे लड़े और कामयाबी से लड़े, वही हमको अब करना है। धीरज, संयम, शांत मन से हमें इसका सामना करना है। और उन्होंने हमारी जो चुनौतियां हैं उनका भी विस्तार से उसकी बात की, खासतौर पर हमारी ऊर्जा जरूरतों को लेकर के, कच्चे तेल और गैस को लेकर के जो आपूर्ति वहां से बाधित हुई है। जब वो कहते हैं कि असर लंबे समय तक बने रहेंगे तो ये भी उसमें शामिल हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बात हर देश से कर रहे हैं, हर पश्चिम एशिया के, उन्होंने बताया, नेताओं से मेरी दो दौर की बातचीत हो चुकी है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो चुकी है। और हमने दुनिया से आग्रह किया है कि अब इस मसले का हल कूटनीति से, बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए और युद्ध जल्द से जल्द रुकना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखना है, हमें ये देखना है कि हमारे जो 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं वो सुरक्षित रहे, उनमें से जो भारत आना चाहते थे उनकी हमने मदद की है, आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा जो जहाज चल रहे हैं तेल और गैस को लेकर के, ये केवल वो भारत की आपूर्ति रुकी, केवल वो खतरा नहीं है, वो जहाज चलाने वाले जितने भी शिपिंग कंपनियां हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में भारतीय काम भी करते हैं जहाजों के ऊपर, क्रू मेंबर के तौर पर। वो भी, उनकी सुरक्षा भी हमारी जो है वो एक प्राथमिकता है। बाकी उन्होंने ऑयल के इंपोर्ट और गैस के इंपोर्ट के बारे में ये बताया कि अभी तक हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि उस इंपोर्ट पर असर पड़ा है और हमने उसको डाइवर्सिफाई भी किया है। उन्होंने बड़ी विस्तार से बताया कि कैसे हम पहले 27 देशों से तेल लेते थे, कच्चा तेल, अब आप 41 देशों से जो है उसको लेते हैं। और बड़ी बात लेकिन जो आप कहें अगर इसमें से निकालने की, वो ये है कि सरकार हमारी जरूरतों को पूरा करते रहने की सारे प्रयास कर रही है। वहां से रास्ता बंद हुआ तो दूसरे रास्ते खोले जा रहे हैं। और इसके अलावा ये अभी असर आपको युद्ध के लंबे समय तक भारत के ऊपर भी देखने पड़ सकते हैं, जो हालात बने हैं। उन्होंने एक लाइन बड़ी साफ साफ कह दी, लेकिन जो लोग ये सुनना चाह रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ये बताएं कि वो युद्ध में किस तरफ हैं, या हम कोई साइड ले रहे हैं क्या, हम ईरान की तरफ है या अमेरिका इजराइल की तरफ है। किसी देश का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो हमला है और जो मैरीटाइम रूट बंद किए गए हैं, शिपिंग रूट जो बंद हुए हैं, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। तो अब आप इसका आंकलन कर लें खुद कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसने बंद किया है, ये शिप जो है ये किसकी वजह से चल नहीं पा रहे हैं, कौन है जो जहाजों पर हमले कर रहा है। तो उत्तर है ईरान। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन साफ साफ कह दिया कि ये चीज हमको स्वीकार्य नहीं है कि आप वहां से गुजरने वाले जहाज पे हमला करो या आप उस रूट को बाधित करो। सर, मैं समझता हूँ एक तो बहुत ज़रूरी था, प्रधानमंत्री जी ने बोला, ये बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ और सही फैसला सरकार का कि प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो उससे एक देश का भरोसा बढ़ता है कि जो संकट हो रहा है, यदि इस पर ये चर्चा होती रहती है। आज उन्होंने साफ कर दिया कि भाई हम तेल की आपूर्ति के लिए किस तरह से 27 से 41 देशों पर आ गए, कोई क्राइसिस में किस तरह से मदद ली जा रही है, किन नेताओं के साथ बात हो गई है, दुनिया भर के देशों से बात हो रही है। और ये भी साफ कर दिया कि आसान समय नहीं है, मतलब सबको इस चुनौती से निपटना है और उसको उसी तरह से आप ले। मैं समझता हूँ इससे देश का एक माहौल और विश्वास का माहौल बनता है। आपको यदि पता हो कि भाई हम इस तरह से कर रहे हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे पहले कि सिलेंडर को 14 लीटर किलो की बजाय 10 किलो का कर दिया जाए, तो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लोगों को लगेगा हाँ ठीक है, चलता रहेगा कि कोई बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि इसके असर लंबे समय तक रहेंगे। तो इसके लिए इसका मतलब देश को तैयार रहना चाहिए। अब उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं वो अभी जरूरी नहीं है कि क्या है, और भारत जैसे देश के लिए जरूरी है कि जो जिस जंग में नहीं है उसमें क्यों किसी की साइड ले। तो हमने साइड ले ली। हाँ, तो एक नेशनल इंटरेस्ट में ये बात हो सकती है। हालांकि बहुत सारे मित्र लोग हमारे कहें कि भाई उनको एक तरफ होना चाहिए, लेकिन भारत का, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि नाम भले ही विदेश नीति हो, लेकिन वो देश के लिए क्या नीति हो सकती है, देश के फायदे की क्या नीति हो सकती है, वो विदेश नीति होती है। और आज हमें नहीं लगता कि कोई जरूरत है भारत को कहीं पर एक तरफ खड़े होने की। आप प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस से सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और इसको बहुत जरूरी समझता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब एक बात और आप गौर कीजिएगा,
उन्होंने तुलना किससे की इस संकट की? कोरोना काल से। कोरोना काल जब वो आया एकजुट होने के तो लिए पूरा देश का सिस्टम ही चरमरा गया, मतलब बाधित हो गया, हर चीज बाधित हो गई। अब वो उसकी तुलना कोरोना से कर रहे हैं। जब कोरोना आया तो किसी को मालूम नहीं था ये कब जाएगा। तो सबसे बड़ी तुलना तो यही है कि ये युद्ध कब हटेगा ये कोई नहीं जानता, इसके असर कब खत्म होंगे ये भी कोई नहीं जानता है। अब आज ट्रंप कह रहे हैं कि हम ये आज अगर सुबह 5 बजे तक भारत के समय के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो हम सारे बिजली संयंत्रों पर ईरान में हमला कर देंगे। ईरान ने कहा तुम करके देखो, हम सारे वेस्ट एशिया की बिजली गुल कर देंगे। तो आप देखिए ना, ये रोजाना इसमें कुछ ना कुछ एस्केलेशन हो रहा है। ये नीचे आने की बजाय जंग इसकी ट्रेजेक्टरी ऊपर की ही तरफ है। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी इसके असर हमको देखने को मिलेंगे। त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो ये कि आज की जो ये स्पीच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसको कहते हैं ना कि अंग्रेजी में एक शब्द जो आता है स्टेट्समैन लाइक स्पीच, तो ये उसी तरह का भाषण था। क्योंकि आप जब प्रधानमंत्री को देश के मुद्दों पर सुनते हैं तो कई बार उसमें लगता है कि अच्छा ये तो दोहराव जैसा हो गया, वही स्कीम गिनाना, वही सब कुछ करना। हालांकि वो भी उनका एक तरीका है, क्योंकि जिस वर्ग तक वो पहुंचते हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन आज का जो भाषण था वो जरा उसको अगर देखें तो एक एक लाइन अलग अलग दिखती है आपको। उन्होंने शुरू कहां से किया? पश्चिम एशिया में जिस तरह की स्थिति है, भारत शांति के साथ खड़ा है, हमने ज्यादातर देशों के साथ बात की, हमारी बड़ी आबादी वहां रहती है और हम उन सब के लिए जो आना चाहते हैं उनको हम वापस ले आए, जो वहां है उनकी सुरक्षा रहे, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये युद्ध जो है ये कोई युद्ध, इसमें हमारी वैसी भूमिका नहीं है जो लोग चाहते हैं। ये मतलब इजराइल वो गए तो इजराइल से उनके संबंध थे, लेकिन इजराइल जाने की वजह से कुछ हुआ वो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न इजराइल के साथ खड़े दिखे न ईरान के साथ दिखे। अमेरिका के साथ तो खैर खड़े दिखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उनको क्या दिखना था? वो शांति के साथ खड़े दिखे। और जो सबसे बड़ी बात थी कि वो एक एक चीज चिन्हित करते हुए बताते हैं, हमारी ऑयल सप्लाई, हमारी गैस सप्लाई, और जो कोरोना वाला है उसको जरा समझिए। देश में शायद ऐसे कम नेता हुए हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री जी का याद आता है, जब उन्होंने कहा था कि एक टाइम भोजन बंद कर दो, लोगों ने भोजन बंद कर दिया क्योंकि स्वयं व्यवहार करते थे। दूसरा टाइम आता है जब इंदिरा गांधी वो अपना गहना दे देती हैं और कहती हैं कि सब लोग मदद कीजिए, देश आपदा में है, आफत में है, हम युद्ध लड़ रहे हैं, वो एक समय था। इसके अलावा जो समय आप याद करते हैं तो सैंक्शंस का याद करते हैं कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया तो अटल जी के समय में, लेकिन उस वक्त कुछ वैसा नहीं करना पड़ा था। इसको जरा समझिए, सिर्फ पॉलिसी तक था, यहां पब्लिक को कनेक्ट करना है। तो मुझे लगता है कोरोना का जब वो जिक्र करते हैं उससे बुरा तो कभी कुछ था ही नहीं। ठीक है, हम लोग ये कह रहे हैं कि गैस खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, तेल खत्म हो जाएगा क्या करेंगे। हमारे पास जितना भंडार है, जितनी चीजें हैं और कैसे हम आगे चलेंगे, मुश्किल भी आएगी ये भी तय है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री, जिसने अपने आप को साबित किया है लगातार भुज के भूकंप से लेकर कोरोना काल तक, तो लगता है कि हाँ भाई सब ठीक है। और अंतिम में जो उन्होंने कहा, जो अस्वीकार्य कह रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग लाइन है। लाइन मतलब किसी देश के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनली बहुत स्ट्रांग लाइन है, जिस लाइन को कहते हुए बहुत से देश, दूसरे जो ताकतवर देश हैं, वो भी बचते हैं। ये सदन में बोल, उसके साथ वो ये भी बता रहे हैं कि ईरान से भी हमने कितने लोगों को जो है इवैक्यूएट किया और हमारे जहाज वहां से, आपके जहाज वहां से आ रहे हैं तो ईरान की, जैसे आज मैं सुबह एक बस बताऊं कि आज मैं अखबार में ही पढ़ रहा था, पहली बार मैंने देखा कि 2024 के पहले अर्जेंटीना से तो हमारी कोई सप्लाई ही नहीं थी। फर्स्ट टाइम हमने 24 के बाद शुरू किया, वो भी बहुत नॉर्मल थी। लेकिन ये 26 का 3 महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें हम वहां से तेजी से तेल ले आ रहे हैं। जैसे आज भी हमने आपको शुरुआत में बताया कि अमेरिका से एलपीजी टैंकर भारत पहुंच गया है, तो ये सारे काम तो सरकार कर रही है। और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में यही सब बताया कि हमारे डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हम अभी सामना कर पा रहे हैं इन परिस्थितियों का। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि असर लंबे समय तक बने रहेंगे, सरकार अपनी तरफ से जो करना है वो करेगी, लेकिन वैश्विक परिस्थिति क्या बन जाए कोई नहीं जानता। आज आपके 5 जहाज वहां से निकल पा रहे हैं, कल को ना निकल पाए, या हो सकता है कल को आपके जहाज निकल, सारे ही जहाजों को वो निकलने। ये सब अनिश्चितता के डोमेन में अभी है कि आगे युद्ध जो है वो कैसी परिस्थितियां बनाएगा। सर देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा 4 बातें उनके पूर्व मोटे मोटे। एक तो एक बहुत ही विकट वैश्विक स्थिति हमारे सामने खड़ी है, जिसका सामने क्या होगा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है, किसी को पता नहीं है। ऐसी स्थिति में है जो कोरोना से उसकी तुलना की। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के जनमानस को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने उसके लिए क्या अभी अभी तैयारियां की है। हमें 6.5 मिलियन मैट्रिक टन के हम रिजर्व की तरफ जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो 5.3 मिलियन मैट्रिक टन के रिजर्व अभी हमारे पास है। और कैसे हमने एनर्जी सेक्टर में हमने प्रगति की है,
ये भी जिक्र करना जरूरी समझा उन्होंने कि 11 साल में सरकार ने क्या एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम किया है। तीसरी बात प्रधानमंत्री का जोर था कि एक ढंग से वो देश का आह्वान था कि जो रीजनल पार्टी है या जो पार्टियां काम कर रही हैं, सब और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इस दिशा में काम करें जिस प्रकार से कोरोना के समय उन्होंने काम किया था। ये एक राष्ट्रीय संकट जैसा है जिसमें सबको साथ मिलकर के जमाखोरी और सबके खिलाफ काम करनी चाहिए। चौथी बात उन्होंने कही कि इसमें एक कहीं ना कहीं र्यूमर जो फैलाने की बात हो जाती है, थोड़ा उससे बचने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने किसी विपक्षी दल पर टिप्पणी नहीं की, किसी को इस टिप्पणी में नहीं लाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ये में आज था। नहीं लाए, लेकिन वो तो खुल के कह रहे हैं कांग्रेस वाले अफवाह फैला रहे हैं, ये तो उन्होंने नहीं कहा हुआ है। लेकिन इसमें भी भाषण में भी ये कहीं ना कहीं ये निकल करके आया कि भाई एग्जैक्ट वर्ड है, हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये लाइन जो है ना वो इसी तरफ इशारा है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो झूठ फैला करके पॉलिटिसाइज कर रही हैं मामले को, क्राइसिस को पॉलिटिसाइज कर रही है। और सबसे अंतिम बात जो जिसका त्रिपाठी जी ने जिक्र किया, भारत न तो ईरान के साथ है, न है इस युद्ध में वो किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो शांति चाहता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो ईरान ने बंद कर दिया है वो हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि उसका असर सभी पर पड़ रहा है, हम पर भी पड़ रहा है। सर, लेकिन अब जिन्होंने भाषण ये सुना होगा, उन प्रधानमंत्री के भाषण से आश्वासन भी मिलता है कि सरकार ये प्रयास कर रही है, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि ये काम, ये लंबे समय, लंबी लड़ाई भी हो सकती है, केवल ये वॉर नहीं, हमारी लड़ाई भी लंबी हो सकती है, तो मतलब तैयार हमको भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने संकेतों में ये देश की जनता को बताने की कोशिश की है कि भाई ये इसका असर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो जो चीज़ हमारे पास कम है उसमें कटौती करो इस्तेमाल करने में। आप कैसे उसको कर सकते हैं? या तो सरकार उसमें कटौती करेगी कि 14 किलो का केजी का अगर सिलेंडर है तो उसको 10 किलो का करके देगी, या सरकार कहेगी कि भाई आप अपना ज़रूरत है उससे कम इस्तेमाल करो, को दूसरे अल्टरनेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ी बात है कि आज किसानों, देश के किसानों को भरोसा दिया यूरिया को लेकर। जो कहा जा रहा था कि आने वाले समय में यूरिया की कमी पड़ेगी, किसानों को तकलीफ होगी, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई 2 दशक में हमने लगभग 6 यूरिया प्लांट लगाए देश के अंदर, और हम बड़ी मात्रा में यूरिया का इंपोर्ट करते हैं। 300 रुपए की हम बोरी किसानों को यूरिया की देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों को यह आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में उन्हें यूरिया की कमी नहीं पड़ेगी। सरकार यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि जितनी यूरिया की जरूरत है किसानों को, उतना उन्हें समय पर और सही दाम पर मिल सके। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार क्या कर रही है, इसके अंदर पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या किया, विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, लगातार वो बैठक ले रहे हैं। तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है कि सरकार की तरफ से क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, और भविष्य में किसी संकट से निपटने के लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी तैयारी दर्शाई है, देश की जनता से भी तैयार रहने के लिए कहा है कि ऐसी स्थिति आती है तो आप अपने कटौती कीजिए, और तमाम परिस्थितियों को सामने रखा है। मुझे लगता है कि वो देश को मानस तैयार कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सच्चाई बताई देशों की, भाई अभी कब तक चलेगा युद्ध, कहाँ नहीं जा सकता, लंबा चलेगा तो देश को आने वाले समय में। उन्होंने सर कोरोना से तुलना की, तो इसको भी हमें एक पॉजिटिव नोट पर देखना बिल्कुल चाहिए कि आप कोरोना से लड़ लिए तो ये हालात निकल जाएंगे आराम से। कितने मुश्किल बन जाएंगे। सरकार की नीति की वजह से जो बनी स्थितियां, उससे कुछ है नहीं, सब कुछ एक्सटर्नल है। हम क्या कर सकते हैं हम वो करेंगे, लेकिन देश के तौर पर तो देश को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है ना। और ऐसे में अफवाह, झूठ ज्यादा खतरनाक होती है। तभी तो 56 लाख से सीधे 76 लाख और 86 लाख तक गैस की बुकिंग पहुंच गई, यानी जिसकी नीड नहीं थी वो भी कर लिया। तो उसमें मैं भी सहमत हूं कि अगर जरूरत पड़े कर सरकार को, लेकिन ये कठिन होगा क्योंकि सिलेंडर 14.2 के आते हैं, वो कैसे आप 10 किलो का सिलेंडर तुरंत तैयार कर लेंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल का काम है। हाँ, लॉन्ग टर्म में लगता है तो ये तैयारी करनी चाहिए, और पीएनजी की तरफ जितना संभव हो तेजी से बढ़ना चाहिए। मतलब अब आगे सरकार कैसे कदम उठाएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ भी हो भाई, हम तो कई बार ये भी बात कर रहे थे मतलब कि मान लीजिए अब गैस की सप्लाई बहुत बाधित हो जाती है, बुरे से बुरे वक्त में क्या होगा भाई, आप कम्युनिटी किचन चलाने लगोगे। बिल्कुल, कम्युनिटी किचन से ऐसा थोड़ी है कि देश में खाना बनना बंद हो जाएगा। रास्ता तो निकाल हम तो ऐसे भी भाई महंगी से महंगी गाड़ी में भंडारा दिख गया तो रोक के बोनट पे खड़े खाते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, भंडारे चलेंगे उसमें। अच्छा, लेकिन अब मैं लड़ाई के बारे में आपको जो बताऊं, अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ये बात कह चुके हैं कि लड़ाई जल्दी खत्म होगी। ट्रंप ने तो सीधा सीधा लिख दिया था, वी आर वाइंडिंग डाउन आवर एफर्ट्स लड़ाई के। अब क्या वाकई में ये युद्ध जो है ये कुछ दिनों का ही रह गया है? बयान देना अलग बात है, लेकिन जो वहां दिखता है होते हुए वो तो बिल्कुल अलग दिखाई देता है।
अब आपको मैं नेतन्याहू के एक स्टेटमेंट दिखाता हूं। ये उन चुनिंदा बहुत रेयर दिनों में से होगा जब ट्रंप नहीं बोले, लेकिन नेतन्याहू बोले। और नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू ने कहा कि ये ईरान जो है ये सभ्यता का दुश्मन है, ये सिविलाइजेशन का दुश्मन है। और फिर उन्होंने कहा देखो इसने हमारे सिविलियन पर हमला किया। 150 बच्चे वहां भी मरे थे, स्कूल पर बॉम्बिंग की थी अमेरिका ने, वो नहीं बताया नेतन्याहू ने। उन्होंने बताया हमारे सिविलियन एरिया पे हमला किया, हमारे यहाँ लेकिन किसी की जान नहीं गई। इन्होंने कहा जेरूसलम में जो हमारी धार्मिक साइट्स हैं तीनों धर्मों की, इस्लाम की, जुडाइज्म की और क्रिश्चियनिटी की, उसके नज़दीक इसने हमला किया है। तो वो बता रहे हैं कि बताओ ऐसे देश को आप जो है ऐसे शासन को आप कैसे चलने दे सकते हैं। फिर उन्होंने आह्वान किया कि अब तो दुनिया के और देशों को भी आना पड़ेगा। ये भी एक कॉमन बात उनके और ट्रंप की बयानों में दिखाई दे रही है कि ये बाकी दुनिया को लाना चाह रहे हैं कि सब आ जाएं तो मिलकर जल्दी निपटाओ ईरान को। सुनिए आप। If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed. Second, they fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths. Third, they fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. Fourth, they're stopping a maritime international route, energy route, and trying to blackmail the entire world. What more proof do you need that this regime that threatens the entire world has to be stopped? Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call. कह रहे हैं दुनिया के बाकी देशों को आने की जरूरत है इस सत्ता को जो है जो दुनिया के दुश्मन है इसको हटाने के लिए। वो कह रहे हैं मुझे कुछ देश ऐसे दिखते भी हैं, नाम नहीं बताया उन्होंने कौन सा देश ज्वाइन कर रहा है। जानना चाह रहा था कि भाई कौन से देश ऐसे हैं जो अभी उनके साथ आगे आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। G7 ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे बात किया है, समर्थन दिया है। इस तरह से लड़ाई में शामिल होने नेटो ने भी एक बोल रहे हैं कि खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। खुलवाने के लिए आ कौन रहा है? आने की बात कर रहा हूँ। आया नहीं है, लेकिन आने की बात कह रहा है, आया नहीं है। बिल्कुल सही बात, बयानवीर बने हुए सब। अरे एक बात मुझे बताइए, अगर इसमें और देश जुड़ते हैं, नेटो के हों, G7 वाले हों, बड़े देश जो हैं, तो ये अगर आते हैं तो ये दुनिया के लिए अच्छी बात होगी या खराब बात होगी? युद्ध के लिए तो खराब बात होगी, युद्ध बढ़ेगा, जल्दी खत्म नहीं होगा। जल्दी खत्म नहीं होगा। कोई या तो बातचीत में आएंगे, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जंग में आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए आ जाए 5 देश दुनिया के बड़े, फिर नहीं खत्म होगा, युद्ध लंबा चलेगा, फिर युद्ध लंबा चलेगा। बातचीत के रास्ते से वो सब लोग प्रेशर बनाए, चीन के रूप में तय करेगा उससे चीन क्या करता है। क्या चीन उसके बाद ईरान का खुलकर समर्थन देता है, रूस खुलकर समर्थन देता है, फिर ये है कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ी आएगी। एक ईरान के साथ आ जाएंगे कुछ देश और बड़ा बहुसंख्यक देश इजराइल और अमेरिका के साथ चले जाएंगे। तो फिर लगभग ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी होगी कि दो खेमे में बढ़ जाओ और आपस में लड़ो। तो ये बहुत मुश्किल होगा कि मतलब बाकी देश इसके अंदर शामिल हैं। चीन भी ऐसे देश हैं जो अपनी अभी बाकी देश शांत है इसलिए वो शांत है, को बर्बाद करेंगे। जो अभी बाकी देश शांत है इसलिए वो भी शांत है। जब देखेंगे कि सब अगर इजराइल को निपटाएंगे तो चीन का सबसे बड़ा तेल तो ईरान से ही आता है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भाई ईरान के ऊपर अमेरिका का प्रभुत्व आ जाए और उसको तकलीफ हो ऑयल लेने के अंदर। तो चीन तो अभी देख रहा है कि हवा की दिशा के अंदर बह रही है। सर ईरान का तेल तो देर सवेर खोलेगा अमेरिका। अभी उनके स्कॉट बेसेंट का बयान था ना, 4 करोड़ बैरल जो है हम ईरानी तेल खोलने पर विचार कर रहे हैं। तो ये तो मुझे और ये मतलब ये संकट दूर करने के लिए मुझे लगता है कि परमिशन भी दे दें ईरान को कि लड़ाई होती रहेगी, तुम तेल अपना बेचो। एक बात मुझे बताइए, ईरान का तेल यदि बाहर नहीं आता है तो ईरान को इससे हानि नहीं होगी? ईरान को नहीं हानि हो रही है, ईरान को भी हानि हो रही है। अरे लेकिन सर ऐसे हानि नहीं हो रही ना, देश दुनिया भर में तो संकट अलग तरीके से। आज ही मैं पढ़ रहा था सर, आज ही पढ़ रहा था, होल्डिंग तेल बाहर नहीं निकल रहा है। 17 से 18 लाख बैरल तेल ईरान आज भी रोज बेच रहा है। 20 करोड़ रुपया ले रहा है सर, 20 करोड़। हालांकि ये कम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको समझिए ना, अगर कितना इतना तो एक देश लेता था सौरभ पहले। ठीक कह रहे हैं, एक देश ले लेते थे एक दिन। सैयद अब्बास अरागची का ही बयान सुनिए तो समझ में आएगा। वो कह रहे हैं कि भाई हमने इसको बंद नहीं कर रखा है। हाँ। ये तो डरता है, जहाज वाला डरता है, इंश्योरर, इसकी वजह से जाते नहीं। लेकिन ये जो है ना कि सब मिलके, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सारे जितने नेटो कंट्रीज हैं सब जाके वहां लड़े। अगर वो लड़ गए तो क्या होगा?
बाकी सब अपनी जगह है। मैं जो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सिर्फ उसके हवाले से बता रहा हूं, अगर वहां पर युद्ध हो गया तो 6 महीने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलने लायक जहाज नहीं रह जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा विध्वंसक लड़ाई वहां होगी कि फिर उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप जैसे कहते हैं रास्ते में बम गिर गए तो आपको उस सड़क को रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है, तो मरीन को रिपेयर करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी जापान ने जो कहा कि अगर कोई सीज फायर हो जाए तो हमारे माइन स्वीपर लगेंगे, यानी हम जो वो माइंस लगाई हुई हैं उनको हटाने के लिए अपने वो जहाज लगा देंगे। लेकिन जापान भेजेगा अपने जहाज। जब बातचीत हो जाए, युद्ध हो जाए, जब सीज फायर हो जाए, सीज फायर हो जाए, लड़ाई की स्थिति में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ईरान के पास सबसे बड़ा कार्ड क्या है इस लड़ाई में? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है, जिसने ट्रंप को भी परेशान कर दिया। तो क्या ईरान को इस बात के लिए डिप्लोमेटिकली समझा के या डरा के दबाव से कैसे भी ये मनाया जा सकता है कि युद्ध अपनी जगह, लेकिन ये शिपिंग चैनल खुले रखो? तो उसमें स्कॉट बेसेंट का बयान चला दीजिए, बस बात समझ में आ जाएगी। वो कह रहे नहीं, वो कह रहे हैं कि यूएस अभी एस्केलेट करेगा डी एस्केलेट करने के लिए। एक लाइन की बात है, सारी लड़ाई ही उस तरफ जा रही है, क्योंकि उसको किसी तरह से टेबल पे लाने क्या बैठ जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सोल्यूशन नहीं, वो सोल्यूशन होगा तो 6 महीने के लिए दुनिया में और बड़ी तबाही आ जाएगी। ठीक है, नहीं, सवाल फिर वही पर है जो मतलब महत्वपूर्ण बात है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए लड़ाई हो रही है? नहीं हो रही, मैं समझता हूँ। नहीं हो रही, लेकिन वो अब इस लड़ाई के बीच में तो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव बन गया ना, दुनिया का ऑब्जेक्टिव बन गया। लेकिन ये लड़ाई जब उसके कब्जे की हो रही है तो फिर आप कैसे इधर उधर से चलना चाहते हैं? और फिर ईरान क्यों सरेंडर कर देगा? सरेंडर करेगा उसको, ये बात है। चलें खैर, लेकिन आज प्रधानमंत्री के भाषण से ये है कि देश को उन्होंने तैयार करने का प्रयास किया है। जहाज हमारे जाने लगे, तेल बिकने लगे। देखते हैं सर अब कल क्या सूरत दिखाती है ये जंग। आज इतना ही, बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया।